और ख़ासकर नौजवानों के बीच दो तरह की स्थितियां देख पा रहा हूं मैं। एक स्थिति ये है कि वो कम शिक्षित जागरूक होने के चलते या रोज़गार न मिलने के चलते जो सत्ता कह रही है, जो जो खबरें वहाँ से प्रायोजित की जाती हैं वो उन्हें मान करके उन्हीं के पक्ष में खड़ा है, जिसकी वजह से वो लोग शासन कर रहे हैं। लेकिन उसी समाज के बीच से नौजवानों की एक नई पीढ़ी भी आई है जो थोड़ा चेतना संपन्न हो रही है, पढ़ रही है, समझ रही है और वो अपने हिस्ट्री को क्लेम कर रही है। तो इसलिए नौजवानों के बीच दो तरह की चीज़ें हैं। मैं एक तरफ चुनौती देख रहा हूँ और दूसरी तरफ रास्ता। अब पूरे समाज को अगर हम एक प्रयोगशाला के तौर पर देखें तो निश्चित रूप से हमारी चिंता केवल राजनीति की नहीं होनी चाहिए। राजनीति प्रमुख इसलिए होती है क्योंकि एक दस्तखत से बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श जो था, जो आइडिया ऑफ इंडिया का विमर्श था, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, उसकी ज़मीन पर हमने नागरिक तैयार नहीं किए। और 75 साल में जो काम और ज़्यादा होना चाहिए ये जो नागरिक तैयार करने का, यानी आरक्षण की एक समझदारी हो, हिंदू मुस्लिम या धार्मिक मसलों की एक समझदारी हो, जाति व्यवस्था क्या है, कैसे काम करती है, इसकी एक समझदारी हो। जाति के ऊपर जो समझदारी जाति की वंचना के शिकार लोगों में है, वो समझदारी जाति के नाम पर प्रिविलेज लोगों में नहीं है। ऐसे मैं तो अपनी कक्षाओं में कई अक्सर एक प्रयोग करता हूँ। आरक्षण पर जब राय लेते हैं तो लाभार्थी समूह या सजग समूह ही है, बाकी एक तबका है जो अपनी जाति की वजह से कहता है कि नहीं, गलत सिस्टम है। और सर ने जिसका नाम लिया गोलवलकर, जो सावरकर, और गोलवलकर उन्हीं की परंपरा में है। जो फिलॉसफी 1940 की बंच ऑफ थॉट की है, वही फिलॉसफी आज के नागरिकों की भी है। यानी हम उस आइडिया ऑफ इंडिया को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो मेरी चिंता ये है कि सारी चुनौतियां इस बात की हैं कि हमने नागरिक तैयार नहीं किए, जो जाति, धर्म, और इसीलिए सांप्रदायिकता फैलती जा रही है। आपने एकदम नफरत भर दी है लोगों के मन में। अब कोई भी घटना हो, अगर कोई हिंसा करने वाला व्यक्ति मुसलमान है तो पूरा देश अलग ट्रीट करेगा, और अगर कोई सवर्ण है तो अलग ट्रीट करेगा। सवर्ण के पक्ष में रैलियां होंगी, और अगर वो व्यक्ति मुसलमान है तो पूरी मुस्लिम कौम को कहा जाएगा कि ये गद्दार है। इसलिए ये ज़्यादा बड़ा खतरा इस पूरे राष्ट्र के निर्माण का। जी सर, एक दिलीप सर मैं आपके पास आऊँगा, फिर राजेंद्र पाल सर के पास आऊँगा। जिन्होंने कहा कि मुस्लिम कौम एक आदमी खड़े थे। दिलीप मंडल जब इंडिया टुडे के एडिटर होते हैं तो वो देश के पत्रकार होते हैं, वो अच्छे पत्रकार होते हैं। अशोक दास जब अमर उजाला या फिर किसी और के लिए लिखते हैं तो देश के लिए लिखते हैं। लेकिन जब हम और आप उन बातों को उठाने लगते हैं जिसकी बातें नहीं होती मीडिया में, तो हम जातिवादी क्यों हो जाते हैं? ये आपको लेके तो कैंपेन भी चल गया था। नहीं, ये एक्चुअली देखिए समस्या ये है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया जिसकी बात आप भी कर रहे थे और लोग भी कह रहे हैं, उसमें असल में एक बुनियादी समस्या ये है कि उसका जो जेनेसिस है, उसका जो ओरिजिन है, उसको जो ड्राइविंग फोर्स है, वहाँ से वो जिस तरह से इवॉल्व हुआ, उसके अंदर ये समस्या है कि क्या नेशनल है। तो हिंदी लैंग्वेज नेशनल है, शाकाहारी खाना नेशनल है, इसलिए जब अगर एक अंतर्राष्ट्रीय कोई सम्मेलन भारत सरकार कराएगी तो उसमें शाकाहारी खाना होगा। अगर कोई किसी चीज़ का उद्घाटन होना है तो उसमें नारियल फोड़ा जाएगा। तो क्या नेशनल है? जैसे वो फिल्में हैं तो उससे उसके शुरू में कुछ लोग आमतौर पर जो बोलते हैं, तो ये सब नेशनल है। और बाकी जो कुछ जो दरअसल बड़ी आबादी, वो 80-85-90% तक हो सकती है, उसका कल्चर, जैसे कर्नाटक में एक वो कहा गया कि 2 दिन तक शाकाहार रहेगा क्योंकि गणेश चतुर्थी, जबकि कर्नाटक लगभग 80 से 85% मांसाहारी है। ये आपको नेशनल सर्वे बता रहा है। तो जहाँ 90% आबादी रेगुलर मांसाहार करती है, वहाँ पर 2 या 3% या 5% की इच्छा सब पे थोप दी जाती है। ये नेशनल है असल में। वहाँ पर वो 3% लोगों की जो इच्छा है वो आज की तारीख में एयर इंडिया का फूड है, वही शाकाहारी फूड वो देते हैं। तो ये समस्या है। बल्कि मैं दूसरे चीज़ की तरफ आपका इशारा करना चाहूँगा, जहाँ से आपका प्रश्न आया था कि ये समस्याएं क्यों आ रही हैं इस समय ज़्यादा, जो उत्पीड़न की घटना है जिसको लेकर मंत्री महोदय ने ये सारा डिस्कशन ऑर्गेनाइज कराया है। तो उत्पीड़न की घटनाएं, मुझे ये लगता है कि देखिए चीज़ें रॉन्गली सेटल्ड थी।
कि गांव में एक सामंत होगा, उसके यहाँ लोग मुफ्त में काम करेंगे, फिर उनको मुफ्त में जाके सेवा करेंगे, ना ही उनका बाल काट देगा। ये मुफ्त की सेवा उनको और जो ये मन सब करेगा वो कि दे देंगे, वो पढ़ेंगे मन नहीं, करेगा गाली नहीं करेंगे, उनके घर की औरतें उठा लेंगे, ये सब एक नॉर्मल था, ये नॉर्मल था। तो ये जो सेटल्ड था ये रॉन्गली सेटल्ड था। तो बाबा साहब जैसे कहते हैं कि जो रॉन्गली सेटल्ड है उनको अनसेटल करना पड़ेगा। अनसेटल हो रहा है इस समय। आप यूनिवर्सिटी में लक्ष्मण साहब आज की तारीख में डिबेट सिर्फ इसलिए है क्योंकि SC ST OBC के स्टूडेंट पहुंच गए हैं सुकुमार सर। ये स्टूडेंट अगर नहीं पहुंचते तो ये डिबेट कहाँ। रोहित वेमुला का मामला इसलिए आया क्योंकि रोहित वेमुला PhD करने पहुंच गया। आप कल्पना कीजिएगा आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले जब शेड्यूल कास्ट का कोई स्टूडेंट PhD के लिए जाता ही नहीं तो ये कन्फ्रंटेशन कहाँ से आता है। जी। तो ये कन्फ्रंटेशन इतना अच्छा है कि अब ये जो रॉन्गली सेटल्ड है ये अनसेटल्ड हो रहा है और कुछ राइट तरीके से सेटल होगा। जो भी नया संतुलन बनेगा वो पिछले संतुलन से अच्छा होगा। एक खलबली मची है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप एक चुनौती लगातार आप बात करते रहे हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, तो वो जो अपने जो शेड्यूल कास्ट या फिर जो बहुजन समाज के बीच की जो चुनौती है वो चुनौती कितनी बड़ी है और वो अत्याचार के खिलाफ लड़ने में किस तरीके से सहायक हो पाएगी अगर ये हो जाता है। मैं समझता हूँ ये तब तक चुनौती बढ़ी है जब सवाल तक आप लोग दे दीजिए। ये तब तक बढ़ी है जब तक हम अपने लोगों को उनके इतिहास के बारे में बता नहीं देते। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर से लॉ किया। तो मैं अपने अध्ययन के बेस पे ये इस बात के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि अब से 4000 साल पहले दुनिया में ना कोई धर्म था ना कोई जाति थी। जी। तो जाति किसने बनाई ये सवाल महत्वपूर्ण है। जाति बनने से किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ ये सवाल महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने इसको पूरी रिसर्च करें तो हम पाएंगे कि 5% लोगों को जाति के होने से फ़ायदा हुआ और 95% लोगों को किसी न किसी रूप में जाति की वजह से नुकसान हुआ और 90% लोगों को तो भयंकर नुकसान हुआ। तो जिस दिन 90% लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि दुनिया में जाति अमेरिका में नहीं है, चाइना में नहीं है, जापान में नहीं है, रसिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, पूरी दुनिया में जाति नहीं है, भारत में क्यों है और बनाई किसने और फायदा किसको नुकसान किसको हुआ। जिस दिन ये बात हम अपने लोगों को समझाने में कामयाब हो गए उस दिन 90% लोग जातियों को ख़त्म कर देंगे। इसीलिए हमने ये नारा दिया जाति छोड़ो समाज जोड़ो। क्योंकि जाति कुदरत की बनाई हुई नहीं है, नेचुरल नहीं है, वो चालाक इंसानों ने बनाई है। कुदरत की बात होती तो सारी दुनिया में होती। जी, अगर ईश्वर की इच्छा होती सब जगह होता है। जी रतनलाल सर, बिल्किस बानो का जिक्र किया हमने किस तरीके मैं से इस पे एक गुजरा। बात मैं जी, बिल्किस प्लीज, बानो प्लीज। वाले पे बोलना चाहूँगा। जी। मतलब इस घटना से शर्मसार हो जाता, दिल दुखता है। मतलब रेप किसी भी के साथ हत्या हुई है, रेप हुआ है, हत्याएं हुई है और उसमें हत्यारों को रेप करने वालों को सजा हुई है। उनको ना केवल छोड़ देना तो अलग सवाल है, उससे बड़ा सवाल है जिन्होंने रेप किए और हत्याएं की उनको छोड़ने के बाद माला पहना के मिठाई खिलाना। आखिर ये लोग देश के लोगों को दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। मतलब रेप करने वाले हत्या करने वाले लोगों को माला क्या पहन के क्या उन्होंने कोई विजय हासिल कर ली है? ऐसा कौन सा महान काम कर दिया कि उनको माला पहनाई जाए, मिठाई खिलाई जाए? ये पूरे भारत को शर्मसार करने वाला है। पूरे दुनिया के सामने भारत बेइज्जत हो रहा है। ऐसी घटनाओं का सशक्त विरोध करना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के होना चाहिए। वोट इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सत्ता इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इंसानियत खत्म कर रहे हो तुम, तो फिर भारत कैसे बचेगा? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।